हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ये हैंड रिटन नोट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, यूपीजी के स्पेशल है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है, यानी कि ये जो पेपर है, ये 5512 में यूपी पूछा गया था, उसमें उसका ये पेपर है। तो डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें, इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कराए हैं हैंड रिटन नोट्स। और ये जो 5512 है, इसमें 9 प्रैक्टिस सेट कराने से 6 क्वेश्चन सीधे-सीधे आए हैं। तो यानी कि हैंड रिटन नोट्स का फ़ायदा है। 9 प्रैक्टिस सेट कराने से 9 प्रैक्टिस सेट से मात्र 9 ही प्रैक्टिस सेट करें और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इतनी अपने आप में ठीक है, यानी कि सही जा रहा है। अभी और ज़्यादा जब यूपीजी के पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है? तो बताएँगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? मतलब हमने कराया है और वो यहाँ पर आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, जिसे 2022 में संशोधित किया गया है, का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। तो इस नीति की वैधता अवधि क्या है? ये पूछा था कि जो स्टार्टअप नीति 2022 है, इस ये कब तक लागू रहेगी? तो ये अधिसूचना की तिथि से, यानी कि जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक ये पॉलिसी रहेगी। क्लियर है? इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इस पॉलिसी में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, ये देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 की बात करें, इनमें संशोधन क्या-क्या हो गया? तो याद रखेंगे, इस जो स्टार्टअप नीति 2020 है, इसको संशोधित किया गया। 3 नवंबर 2022 में संशोधन की मंजूरी मिली। क्लियर है? याद रखेंगे, स्टेटमेंट में अगर पूछा जाएगा तो ये डेट भी दे दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 3 नवंबर 2022 को संशोधित हो गई, यानी कि इसकी मंजूरी मिली। संशोधन के तहत उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या का लक्ष्य उसे 3 से, उसे नहीं, यहाँ पर 3 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि जब 2020 की नीति आई थी, तब उनका लक्ष्य था कि स्टार्टअप उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या 3 स्थापित करना। लेकिन संशोधन के बाद लक्ष्य को बढ़ा दिया गया और ये कितना कर दिया गया? 8 कर दिया गया, याद रखेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप को 15,000 रुपये मासिक के स्थान पर जो स्टार्टअप्स खोलेंगे, उनको 15,000 देने की बात कही गई थी स्टार्टअप नीति 2020 में। लेकिन जब संशोधित कर दिया गया 2022 में, तो ये राशि कर दी गई यहाँ पर 17,500 रुपये, यानी कि 17,500 रुपये कर दी गई। क्लियर है? इसके अलावा सीड कैपिटल व विपणन सहायता की धनराशि को भी 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए कर दिया गया। इस बिंदु को भी याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं, ऐसे पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या प्रावधान किया गया? 5 लाख रुपये प्रोटोटाइप अनुदान की नई व्यवस्था शुरू की गई। तो पूछा जा सकता है कि कितने लाख रुपये की प्रोटोटाइप अनुदान की व्यवस्था की गई है? तो 5 लाख रुपये की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पॉलिसी हैं और उनकी क्या अवधि है, ये याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, ऐसे और भी कई पॉलिसी के पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी कब आई? 2022, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसकी लागू होने की अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक के लिए ये पॉलिसी है, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति 2024 की अगर हम बात करें, ये 2 वर्षों तक, 10 वर्षों तक ये लागू होगी। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इतनी पॉलिसी में सभी 5 वर्ष की हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी ऐसी मिली जो 10 वर्षों तक की है। तो अगर आपको नई भी कोई पॉलिसी आ रही है, तो आप अमूमन उसको 5 वर्ष मान सकते हैं, ठीक है? इन आंकड़ों को देखते हुए। अगर हम उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 की बात करें, तो ये भी 5 वर्षों तक है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 की बात करें, ये 5 वर्षों के लिए ये भी वैध है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023, ये भी 5 वर्षों के लिए है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, ये भी 5 वर्षों तक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2023, ये भी 5 वर्षों तक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022, ये भी 5 वर्षों तक है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022, ये भी 5 वर्षों तक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति 2022, ये भी 5 वर्षों तक है। और उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, ये भी 5 वर्षों तक है। तो आपने देखा कि जितनी भी पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति को छोड़कर बाकी सभी 5 वर्षों के लिए है, ठीक है?
और ये वाली आपको 10 वर्षों के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बदायूं के बारे में गलत कथन क्या है? बदायूं के बारे में गलत कथन पूछा गया था। ठीक है, बदायूं को हमने डिस्कस किया है, पहले भी 50 सेट में बदायूं के बारे में डिस्कस किया है। तो गलत कथन ये है कि महात्मा गांधी जी ने, वो ये कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं की यात्रा की थी। ये बात सही नहीं है बदायूं के संदर्भ में, ये बात गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बदायूं के बारे में ये बात गलत है। ये बात क्यों गलत है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई, तो भारत छोड़ो आंदोलन से लिंक करते हुए पढ़ेंगे। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? ये ग्वालियर टैंक मुंबई से स्टार्ट हुआ था। किनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया? तो इनके मेन लीडर जो थे वो महात्मा गांधी जी द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आती है, ये पॉइंट गलत क्यों है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनको गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था ये भी याद रखेंगे। तो आगा खां पैलेस में रखा गया था, जो कहाँ पर? पुणे में। और ये फिर जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इनको छोड़ा कब गया? तो 6 मई 1944 को ये इनको रिहा किया गया। तो लगभग 2 साल तो ये जेल में रहे, अंग्रेजों की कैद में रहे। तो बदायूं का भ्रमण कैसे किया? ठीक है, तो यानी कि इसीलिए ये बात गलत है, क्योंकि ये तो जेल में थे। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रभाव पड़ा, ये अगर हम देखें तो उस टाइम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, तो 16 अगस्त 1942 से बलिया डिस्ट्रिक्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में जंग संघर्ष छिड़ गया। कहाँ पर छिड़ा? बलिया डिस्ट्रिक्ट में प्रभाव देखने को मिला भारत छोड़ो आंदोलन का, याद रखेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ? राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, कहाँ पर? बलिया में। किन के द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम बदायूं को डिस्कस करें तो याद रखेंगे कि बदायूं की सीमा किन किन राज्यों से, किन किन जिलों से लगती है, इस बात को भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। बदायूं की सीमा उत्तर में रामपुर से लगती है, और उत्तर पूर्व में बरेली से, दक्षिण पूर्व में अगर हम देखें तो शाहजहांपुर से, दक्षिण में फर्रुखाबाद, तो इधर आपका कासगंज, और पश्चिम में आपका संभल। ठीक है, तो बदायूं कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। रामपुर, बरेली बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज और संभल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लिख भी दिया गया है कि सीमा जो है 6 जिलों के साथ करता है बदायूं: रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज और संभल। इस बात को याद रखेंगे, माइंड में सेट रखेंगे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए बदायूं किस मंडल के अंतर्गत आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और आई थिंक ये पूछा जा चुका है इस तरह से प्रश्न। तो ये बरेली मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। बदायूं से रिलेटेड और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट याद रखेंगे? निजामुद्दीन औलिया का अगर हमसे जन्म पूछा जाए तो कहाँ पर हुआ है? बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ है, और निजामुद्दीन औलिया ये गुरु हैं, इनके अमीर खुसरो के गुरु रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी, नाम में ही बदायूनी आ रहा है, तो इनका जन्म भी बदायूं में हुआ है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम सल्तनत काल के समय देखें तो एक महत्वपूर्ण इक्ता था, और सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश यहाँ के इक्तादार थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बदायूं का इक्तादार कौन था? इल्तुतमिश था सल्तनत काल में, याद रखेंगे। यहाँ पर एक संयंत्र, एक प्लांट लगाया जा रहा है जिसका नाम है संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। तो संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ पर लगाया जा रहा है? बदायूं में लगाया जा रहा है, और ये कौन लगा रहा है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि एचपीसीएल द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बदायूं की बात करें तो बदायूं ब्रिटिश के नियंत्रण में कब आया? तो 1801 ईस्वी में बदायूं ब्रिटिश के नियंत्रण में आया। इसके अलावा 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का किला फतेह किया। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। बदायूं का पुराना नाम बुद्धमऊ भी था। ठीक है, क्या था? बुद्धमऊ। और बदायूं का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें
तो जरदोजी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई का स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाएगी। अगर आप स्टाम्प ड्यूटी की अगर बात करें, अगर आप एमएसएमई पॉलिसी के तहत कोई भूमि खरीदते हैं और उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, अगर आप बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र में खरीदते हैं तो आपको 100% छूट दी जाएगी वहाँ पर। याद रखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश एमएसएमई पॉलिसी 2022 की बात करें, क्या-क्या और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, डिस्कस करते हैं। अगर हम एमएसएमई पॉलिसी 2022 की बात करते हैं तो इसको मंजूरी कब मिली, ये डेट भी याद रखेंगे। 27 सितंबर 2022 को मंजूरी मिली, याद रखेंगे। नए एमएसएमई को, जो नए एमएसएमई मतलब जो व्यक्ति नया स्टार्टअप करेगा, उसको पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से लेकर 25% तक का सब्सिडी दी जाएगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यही कोई व्यक्ति बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयां लगाता है, उसके लिए सब्सिडी की सीमा क्रमशः 25%, 20% और 15% है। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम मध्यांचल एवं सीमांचल में सब्सिडी की सीमा 20%, 15% और 10% होगी। यानी कि बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में अगर कोई आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा छूट दी जा रही है। ये मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है। वहीं ये जो छूट दी गई है, अगर एसटी, एसटी एवं महिलाओं की बात करें तो उनको 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। क्लियर है? सब्सिडी की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपए प्रति इकाई होगी। अगर अधिकतम रुपयों की बात करें तो प्रति यूनिट की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ रुपए, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजीगत ब्याज सब्सिडी के संबंध में अगर हम बात करें, तो अगर आप कोई ऋण लेते हैं तो ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50% जो है, और अधिकतम रुपयों की बात करें 25 लाख रुपए तक के 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा सरकार द्वारा। ठीक है, ये भी बात ठीक है। अगर वहीं एससी एसटी की बात करें और महिलाओं के लिए ये ब्याज दर प्रदान की जाएगी 60%। ठीक है, कितनी दर की जाएगी? 60% की जाएगी। यहाँ पर जाएगी लिखा हुआ है, ये स्कैन करने पर गड़बड़ हो गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में 10 एकड़ से अधिक एमएसएमई पार्क स्थापित करने हेतु भूमि खरीदने पर आपको 100% स्टाम्प शुल्क में छूट। ठीक है, कब 10%, 10 एकड़ से अधिक जमीन खरीदते हैं और आप एमएसएमई पार्क लगाते हैं तो भी आपसे जो स्टाम्प ड्यूटी होगी वो आपसे नहीं लगेगी, 100% छूट दी जाएगी। इसके अलावा लिए गए ऋण पर 7 वर्षों के लिए तक 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर हम भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क की बात करें तो 100% की छूट है, कहाँ पर? बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के क्षेत्र में 100% छूट है। अगर आप मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में कोई भूमि खरीदते हैं तो वहां पर आपको 75% की छूट मिलेगी। लेकिन गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में यदि आप कोई भूमि खरीदते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी। किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। ठीक है, तो ये बिंदु याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश बेरोजगार भत्ता योजना की पात्रता पूछी गई थी। तो याद रखेंगे क्या क्या इसकी पात्रताएं हैं। पूछा गया था कि कौन सी पात्रता गलत है या इसके बारे में गलत है, तो हमें सही सही याद करना है, बाकी गलत जो होगा तो कर लेंगे। पहले तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश बेरोजगार भत्ता योजना की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसका लाभ किसे मिलेगा? पहली बात तो ये कि वो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, एक बिंदु ये याद रखेंगे। कम से कम वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो कम से कम कितना पास होना चाहिए? 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यही वहाँ पर 12वीं कक्षा दी थी कि कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, यही उसका आंसर था। ठीक है, लेकिन कितना होना चाहिए था? 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, तीसरा, कि वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए, यानी कि वो किसी सरकारी या निजी संस्था में काम नहीं कर रहा हो, ये बिंदु याद रखेंगे। उसकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी बिंदु याद रखेंगे। आवेदक को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी बिंदु याद रखेंगे। इसके लिए पोर्टल है युवा साथी पोर्टल, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश बेरोजगार भत्ता योजना से संबंधित है। इसके अलावा
पात्र उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार जिसने रजिस्ट्रेशन किया तो उसको कितना रुपए मिलेगा? नौकरी मिल जाने तक उसको 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान भवन के बारे में पूछा था कि इसके वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो ये बनकर कब कंप्लीट हुआ था? 1928 में ये कंप्लीट हुआ था और 1922 में बनना शुरू हुआ था, इसको याद रखेंगे। इस उत्तर प्रदेश विधान भवन को काउंसिल हाउस भी कहा जाता है। 1937 से ये विधायिका का घर है, ठीक है? तो कब से ये विधायिका का घर है? 1937 से। ये है कहाँ पर? विधान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसका उद्घाटन कब हुआ? 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन हुआ। इसके वास्तुकार की बात करें, यही पूछा गया था। तो सैमुअल स्विंटन जैकब और हीरा सिंह इसके वास्तुकार हैं। इसको किस कंपनी ने बनाया या इसको बनाने का ठेका किसने लिया था? तो मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने लिया था। मोस्टली यही उस टाइम बनाती थी, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ पर है? स्मृतिका युद्ध स्मारक की बात करें तो ये आपका लखनऊ छावनी में है और ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये जनरल एस.एफ. रोड्रिक्स द्वारा बनाई गई। कब निर्माण हुआ? 1994 में। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, जिला दिया गया था और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया दिया था। ये भी सरल क्वेश्चन था और ये हमने कराए हैं। भदोही की अगर हम बात करें तो भदोही का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है आपका कालीन है। इत्र कन्नौज का है। चिकनकारी लखनऊ का और मुरादाबाद का शिल्प धातु है। एक प्रश्न तो ये कराया गया था, ठीक है। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ये 24 जनवरी 1918 सॉरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब शुरू हुआ? तो 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कंगना रनौत ब्रांड एम्बेसडर है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है आयोग द्वारा, शारदा एवं खकरा नदी इसका राइट आंसर है। अगर हम इसके अलावा उत्तर प्रदेश वन विभाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश वन विभाग का दूसरा नाम वन एवं वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश भी है। ये उत्तर प्रदेश वन विभाग का काम क्या है? इसकी अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो राज्य में वनों, वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन करना इसकी जिम्मेदारी है। अगर हम उत्तर प्रदेश वन निगम की बात करें, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी वन नीति लागू है? ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में 2017 की नीति लागू है, इसको याद रखेंगे। अगर हम अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर फैला हुआ है? पीलीभीत का विस्तार अगर हम देखें तो ये पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है। ये पीलीभीत पहले क्या था? वन्यजीव अभयारण्य था। इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? याद रखेंगे, 2014 में पीलीभीत को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, इसको याद रखेंगे। अब हम काली नदी की बात करते हैं, सॉरी, शारदा नदी। ये जो है शारदा नदी कब शारदा नदी कहलाती है? आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। तो काली नदी का उद्गम होता है पिथौरागढ़ से, काला पानी से। ये इधर आगे को चलती है। फिर आगे से एक नदी और आती है जिसका नाम है गौरी गंगा और ये उद्गम उसका होता है हिमनद ग्लेशियर, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। तो काली नदी और गौरी गंगा जिस स्थान पर मिलती है उसे जौलजीबी कहते हैं और इसके बाद ये यहाँ पर मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो काली नदी और गौरी गंगा मिलने के बाद नदी कहलाती है आपकी क्या? शारदा नदी कहलाती है। और शारदा नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से एंट्री करती है, इसको भी याद रखेंगे। खकरा नदी आपकी पीलीभीत की एक नदी है और ये सहायक नदी है शारदा नदी की, ठीक है। इतने पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न भी कराया गया है। इलाहाबाद की स्थापना जो है 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम इलाहाबाद को डिस्कस करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाएंगे प्रयागराज से, तो ये याद रखेंगे। अगर हम प्रयागराज में बात करें तो एक भारतीय रेलवे द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया गया था, पेंट माई सिटी अभियान, ठीक है। तो पेंट माई सिटी अभियान कहाँ पर चलाया गया? प्रयागराज में चलाया गया। किनके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है? व्हाइट टाइगर सवारी आपकी प्रयागराज में है। अगर आपसे पूछा जाए प्रयागराज कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो प्रयागराज एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो भी आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम प्रयागराज की ये देखें कि प्रयागराज कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है और वो कौन कौन से जिले हैं, सीमा याद रखना जरूरी है।
प्रयागराज 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से आपका चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोई और मिर्जापुर। एक बार फिर बोल लें, ढंग से सुनना। प्रयागराज 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोई और मिर्जापुर। आपका काम ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो जिलों वाले हैं वो आप मैप में देखेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा माइंड में। प्रयागराज आपका 18 मंडल में से प्रयागराज भी आपका एक मंडल है और प्रयागराज मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन-कौन से जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं? स्वयं प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर हम बात करें तो आपका प्रयागराज में। भारतीय सूचना और प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान ये भी आपका प्रयागराज में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। कहाँ पर? झूंसी में। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नदन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये भी आपका प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? प्रयागराज में है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस, मैथ एंड फिजिक्स, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रयागराज में है। जवाहर नक्षत्रशाला इंपॉर्टेंट है। जवाहर नक्षत्रशाला आपकी आनंद भवन प्रयागराज में, याद रखेंगे। आनंद भवन को किसने बनवाया? तो मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन का निर्माण कराया था, इसको भी याद रखेंगे। कांच बालू का उत्पादन में अग्रणी है आपका शंकरगढ़, और शंकरगढ़ कहाँ पर है? प्रयागराज में। इस बात को याद रखेंगे। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। प्रयागराज में इंपॉर्टेंट जन्म को अगर हम देखते हैं किन किन व्यक्तियों का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्म हुआ, ये देखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ है? प्रयागराज में। मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम का मतलब है मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज। इंदिरा गांधी प्रयागराज। रामानंदाचार्य जो कबीर के गुरु हैं, रामानंदाचार्य कबीर के गुरु कहाँ पर जन्म हुआ है? प्रयागराज में। जबकि कबीर का जन्म हुआ है वाराणसी में। नासिरा शर्मा को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नासिरा शर्मा का जन्म प्रयागराज में हुआ है और इनको 2016 में साहित्य अकेडमी का मतलब हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए? परिजात रचना के लिए। इसके अलावा इस तरफ आते हैं, प्रयागराज में आपको भारद्वाज आश्रम देखने को मिलेगा। निराला गैलरी आर्ट की बात करें प्रयागराज को देखने को मिलेगा। राज पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका कहाँ पर है? 1910 प्रयागराज। हिंदुस्तानी अकेडमी आपका कहाँ पर है? 1927 में स्थापना हुई हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज, 1927, नोट 97। भारतीय भवन पुस्तकालय की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है। भारतीय भवन पुस्तकालय 1889 ईस्वी में बना और ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, ये 23 सितंबर 1887 को इसका निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी हमने कराया था, जब आप इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का देखेंगे वहां पर ये लिखा हुआ है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हम पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें सैग हिगन वाटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, तो 1910 में इसकी स्थापना हुई। 27 दिसंबर 2016 को ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना, इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करें इफ्को का कार्यालय कहाँ पर है? इफ्को का 2 कार्यालय हैं या कारखाने, एक आपका फूलपुर प्रयागराज में, दूसरा आमला बरेली में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की अगर हम बात करें तो प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला अगर हम बात करें तो 12 सीटों के साथ प्रयागराज नंबर 1 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में टोटल 9 सेशन हुए हैं। उन 9 सेशन में 3 सेशन हुए हैं आपके प्रयागराज में। वो प्रयागराज में 3 सेशन कहाँ हुए हैं? 1888 का अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन पूछा जाए तो 1888 का हुआ आपका प्रयागराज में हुआ है और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 1892 का भी आपका प्रयागराज में हुआ और WC बनर्जी यानी कि ब्यूमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। 1910 का सेशन कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में हुआ। रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। इन बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडियन नेशनल प्रयागराज में हम इंपॉर्टेंट मंदिर की बात करें तो बेड़ी माधव मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? प्रयागराज में। पाताल मंदिर कहाँ पर है? प्रयागराज में। मनकामेश्वर मंदिर आपका प्रयागराज में है और नागवा सुकी मंदिर आपका प्रयागराज में है। महोत्सव की अगर हम बात करें तो त्रिवेणी महोत्सव
वाटर स्पोर्ट्स ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? प्रयागराज में मनाए जाते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, उत्तर प्रदेश का प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये प्रयागराज में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी और जिसका नाम था कटरा सहकारी दुग्ध समिति। इस समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1913 में हुआ। सहकारिता समिति अधिनियम 1912 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो कौशाम्बी का एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो इसके तहत पहला रैंक किसे मिला? तो ये त्रियान ब्लॉक को मिला। तेलंगाना की त्रियान ब्लॉक है, याद रखेंगे। एबीपी की अगर हम बात करें यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें कितने राज्य को शामिल किया गया? और यूनियन टेरिटरीज की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 27 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। वहीं अगर हम नीति की बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ योजना आयोग की जगह। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सीईओ की बात करें तो बीबीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में सीईओ हैं। अब हम कौशाम्बी को डिस्कस करते हैं। कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो कौशाम्बी किस मंडल के अंतर्गत आता है? कौशाम्बी प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है और प्रयागराज मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, पहले भी अभी डिस्कस किया है, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। ये इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? दरअसल क्या है कि जितने जिले हैं सबके अपने अपने मुख्यालय हैं। कुछ ही जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उनके नाम से हटकर हैं, जिनमें से एक आपका कौशाम्बी है और कौशाम्बी का मुख्यालय आपका मंझनपुर में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी, मंझनपुर। अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और चित्रकूट। याद रखेंगे। एक ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल आपका क्या है? कौशाम्बी है। कौशाम्बी किस नदी के किनारे है? अगर आपसे पूछा जाए तो कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। कौशाम्बी में घोषिताराम विहार है। घोषिताराम विहार कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। संत मलुकदास की जन्मस्थली कहाँ पर है? कौशाम्बी में, याद रखेंगे। अलवारा झील कहाँ पर है? अलवारा झील आपकी इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी में। कौशाम्बी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो केला खाद्य प्रसंस्करण यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर है? ये आपका कौशाम्बी में है। 51 फीट ऊंची प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जा रही है ध्यान मुद्रा पर, कहाँ पर है? आपका कौशाम्बी में है। कड़क साहब बाबा की मजार कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। ये इतने बिंदु कौशाम्बी के बारे में याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में पूछा था कि कितने कथन सही हैं। तो इसके बारे में मोस्टली 3 आंसर आना चाहिए। आयोग ने 4 दिया, ये देखते हैं कि अब संशोधित उत्तर कुंजी आएगी तो क्या है। वैसे 3 ही होने चाहिए, क्यों 3 होने चाहिए वो यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इस कोर्स की बात करें, ये शुरू कब हुआ था? 2015 में ये कोर्स शुरू हुआ था। इसमें क्या-क्या प्रावधान है? इस कोर्स के बारे में देखें। ये जो कोर्स है ये महिलाओं और बालिकाओं को जघन्य हिंसा से पीड़ित होने पर आर्थिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। ये बिंदु याद रखेंगे। हिंसा के शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता भी इसके अंतर्गत दी जाएगी। कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। उन महिलाओं और लड़कियों को सहायता प्रदान करना जो सीधे तौर पर हिंसा के शिकार नहीं हुई हैं, उनको भी किया जा सकता है इस पर लाभ, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। लेकिन यही यहाँ पर पॉइंट देने वाला था। उन्होंने कहा था कि केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा। केवल शब्द जहाँ पर आ जाता है वो मोस्टली उसका आंसर गलत ही माना जाता है। केवल यही लिखा था कि उन महिलाओं को सहायता मिलती है जो अहिंसा का शिकार हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा-सीधा ये लिखा हुआ है, ये ऑफ़िशियल वेबसाइट से देखा गया है कि निकाला गया कि वहाँ पर उन महिलाओं को भी है जो सीधे तौर पर अहिंसा शिकार नहीं है, हिंसा का शिकार नहीं है, उन्हें भी लाभ दिया जा सकता है, बस उन्हें सशक्तिकरण की आवश्यकता हो। क्लियर है? इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट धारा की हम बात करेंगे, तो धारा की अगर हम बात करें, कुछ धाराएँ याद रखेंगे। धारा 326 का की अगर हम बात करें,
तेजाब का उपयोग करने या जानबूझकर गहरी चोट पहुंचाना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 326 का के अंतर्गत आता है। दहेज के लिए मृत्यु करना धारा 304 खा है। धारा 376 का की अगर हम बात करें, बलात्कार जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाए तो कौन सी धारा लगेगी? धारा 376 का। या स्थायी निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच जाए तो धारा 376 का। धारा 376 गांव में क्या है? सामूहिक बलात्कार आपका धारा 376 गांव में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश के किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? ये भी प्रश्न हमने करंट अफेयर्स कराया था, बहुत पहले कराया था, तो उसमें शायद ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया, तो एक प्रश्न ये भी आया था। तो दक्षिणांचल विद्युत वितरण और पूर्वांचल विद्युत वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन याद करेंगे, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। मीना शाह की अगर हम बात करें तो मीना शाह बैडमिंटन से संबंधित है और ये कहाँ की हैं? ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं। क्लियर है? रणवीर सिंह की अगर हम बात करें, ये वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। 1975 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये शामली से संबंधित हैं, यानी कि ये शामली के हैं। बंतिका अग्रवाल की अगर हम बात करें, ये शतरंज की खिलाड़ी है। 2024-25 में इनको क्या मिला? 2025 में मतलब दिया गया अर्जुन पुरस्कार नोएडा में, ये नोएडा की हैं। प्रीति पाल की अगर हम बात करें, ये पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं और ये मुजफ्फरनगर की हैं। भाई अगर हम अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2024 में, ये 24 में या वही 25 वाला, 24-25 वाला, कितने लोगों को दिया गया? 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, याद रखेंगे। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है और ये अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना प्रारंभ किया गया। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में पूछा था, गीडा के बारे में। गीडा की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न एक कराया हुआ है, एक प्रश्न ये आया था। तो गीडा हमने बताया था कि 1989 को गीडा की स्थापना हुई। ठीक है, तो 30 नवंबर 1989 को गीडा की स्थापना हुई। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, सभी डिस्कस करते हैं और कब इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन सा है, तो नोएडा प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। नोएडा की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है और 1976 में ये बना हुआ था। कब बना था? नोएडा आपका 1976, याद रखेंगे। इसके अलावा बीडा की अगर हम बात करें तो बीडा की फुल फॉर्म भदोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म में 1981 में ये बना था। गीडा की अगर हम बात करें, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 30 नवंबर 1989 को ये गठित हुआ था। इसके अलावा सीडा की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, सीडा में आपका सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है कहाँ पर? जौनपुर में। 1989 में ये भी बना था। ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो ये आपका 1991 में बना था, इंपॉर्टेंट है। ईडा की अगर हम बात करें, ईडा का मतलब 22 है आपका यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका 24 अप्रैल 2001 को बना था ईडा, और ये है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में, इसको याद रखेंगे। लीडा की अगर हम बात करें, लीडा का मतलब है लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2005 में ये बना था। यूपीडा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका लखनऊ में 2007 को गठित हुआ था। ये सभी याद रखेंगे, कहाँ से पूछा जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न भी कराया गया, ये सरल भी था। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम जनसंख्या की अगर हम बात करें, पूरे भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 16.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, उन्होंने वहां पर पहला स्थान दिया था तो वो गलत था। अगर हम पहले बुक की बात करें तो पहला राज्य आपका राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा आपका मध्य प्रदेश और तीसरा आपका महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की अगर हम एरिया की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। उत्तर प्रदेश का एरिया भारत के कुल एरिया का कितना परसेंट है, ये भी याद रखेंगे, तो 7.33% है। इस बात को याद रखेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो सबको पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो 912 लिंगानुपात है और ये 26वें नंबर पर है। लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है और 9वां स्थान है उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में। कुल साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार।
जिसमें पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए तो 77.3%। भाई महिला साक्षरता दर की बात करें तो 57.2% है। और साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कितने देश के साथ सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो आपका नेपाल। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का अगर हम पृथ्वी में, ग्लोब में विस्तार देखें, तो अक्षांशीय विस्तार देखें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक आपका उत्तरी अक्षांश में है। भाई देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी अक्षांश पर फैला हुआ है, वो पूर्वी देशांतर पर फैला हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई अगर हम हिंदू परसेंटेज की बात करें, उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है उसमें आपका 79.73% उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। वहीं अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो 19.26% मुस्लिम आबादी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का कार्य सहभागिता की बात करें तो 32.94% कार्य सहभागिता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न भी कराया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ाते थे इसको बात को भी बताया है, ठीक है। क्वेश्चन मर्जर करके आते हैं, ज्यादातर आ रहे हैं। सम्राट अशोक ने मध्य देश ने कई लोक कल्याण कराए, ये बात ठीक है। कुरु, पांचाल और बस, हमने महाजनपद के बारे में भी उत्तर प्रदेश में बताया था कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। और विदेही की बात करें, विदेही तो महाजनपद 16 महाजनपद में विदेही तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो यानी कि ये बिंदु गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा था कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ये 2 तो सही थे, बट ऑप्शन में 1 और 2 नहीं था, तो इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश में महाजनपद की बात करें तो यानी कि ये प्रश्न भी कराया गया था। अगर हम उत्तर प्रदेश में महाजनपद की बात करें, टोटल 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। वो कौन कौन से? कुरु हो गए यहाँ पर। कुरु आपका उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद है जिसकी उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी राजधानी काम्पिल है। एक अहिच्छत्र कहाँ पर है? ये बरेली में है। काम्पिल आपका फर्रुखाबाद में है। काशी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी वाराणसी, शूरसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी, उत्तरी राजधानी साकेत जो आपका अयोध्या में है, और श्रावस्ती दक्षिणी राजधानी है कौशल की। चेदी उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद है जिसकी राजधानी सुक्तिमती। वत्स उत्तर प्रदेश का महाजनपद है जिसकी राजधानी कौशाम्बी। और मल्ल उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद है जिसकी राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ पर? कुशीनगर में, इस बात को याद रखेंगे। ये प्रश्न भी कराया गया है डायरेक्ट, ये आप देख सकते हैं। इससे पहले इन्फोर्समेंट वाला जब प्रैक्टिस सेट कराया था वहां पर हमने बताया था कि ऑक्सफोर्ड, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ये पूरे बिंदु वहां पर बताए थे। अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसका नक्शा किसने तैयार किया? तो इमर्सन ने इसका नक्शा तैयार किया, याद रखेंगे। ये किनकी प्रेरणा से बना? तो अल्फ्रेड लायर के प्रेरणा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए पहली एंट्रेंस एग्जाम कब हुई? प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए मार्च 1889 ईस्वी को ही, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न भी कराया डायरेक्ट एज इट इज, ये भी आया हुआ था। तो अगर हम संत कबीर नगर जिला की बात करें तो इसका गठन 5 सितंबर 1997 को हुआ था। ये भी प्रश्न कराया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद में है। ये इतना पूरा बिंदु बताया था। ये किन जिलों से मिलकर बनाया गया? ये बस्ती और सिद्धार्थ नगर को मिलाकर इसको बनाया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और जिलों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप याद रखेंगे कि 28 सितंबर 2011 को 3 जिले बने थे, जिसमें से बने था आपका पंचशील नगर, भीमनगर और आपका बुद्धनगर। फिर इनके नाम बाद में इनको परिवर्तित कर दिया गया। तो पंचशील नगर किसका नाम है? हापुड़ का नाम था। भीमनगर आपका संबल का नाम था। और प्रबुद्ध नगर आपका शामली का नाम था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कब बने? 28 सितंबर 2011। हापुड़ जिला किससे अलग होकर बना? तो हापुड़ जिला को गाजियाबाद से काट कर बनाया गया। संबल की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद और बदायूं को मिलाकर के क्षेत्र को मिलाकर संबल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। संबल का मुख्यालय, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पवानसा, यहाँ इसका मुख्यालय है। संबल का मुख्यालय कहाँ पर है? पवानसा। प्रबुद्ध नगर यानी कि शामली मुजफ्फरनगर से होकर बना, याद रखेंगे। सबसे नवीनतम गठित जिला
अरे ये महाकुंभ जिला बना था, वो तो कुछ समय के लिए बना था, वो अब नहीं जिला रहा है। तो अब अगर हम नवीनतम जिले की अगर हम बात करें, तो आपका अमेठी, अमेठी आपका 5 जुलाई 2013 को जिला बना, याद रखेंगे। ये आपका बरेली और सुल्तानपुर से अलग होकर बनाया गया। और अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका गौरीगंज में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कौशाम्बी की बात करें, तो कौशाम्बी जिला बना 4 अप्रैल 1997 को कौशाम्बी जिला बना। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? मंजनपुर में, और ये प्रयागराज से अलग होकर बना, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें, तो अंबेडकर नगर आपका 29 सितंबर 1995 को जिला बना। कब बना? 29 सितंबर 1995 को। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में, याद रखेंगे, और ये आपका अयोध्या से अलग होकर बना। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कासगंज की बात करें, कासगंज का पहले नाम था काशी रामनगर। इसका गठन 17 मार्च 2008 को हुआ था, और ये एटा से अलग होकर बना था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की? तो महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा की, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएसआरटीसी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन इसकी स्थापना है। इसका गठन अगर हम देखें तो 1 जून 1972 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। इसके अलावा अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन में शामिल हुए हैं? तो नंबर याद रखेंगे, इस स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को शामिल किया गया है। याद रखेंगे कितने शहरों को? 10 शहरों को। ये संख्या भी पूछी जा सकती है। उन 10 शहर में कौन कौन से हैं? आगरा, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज। जो ऑप्शन में दिए गए थे, ये इसका आंसर था। इसके अलावा अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर, ये 10 शहर स्मार्ट सिटीज में शामिल हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये हमारा पूरा निचोड़ था 5512 यूपी में जो पूछे गए प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। अगर आपका कोई एजीटीए का एग्जाम लगा हुआ है या कोई हाल ही में यूपीटीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज के सेट को लगाकर हमारे 10 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। आप इनको जरूर एक बार नज़र डालकर सब कुछ देख लें। बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, 1-1 घंटे के 40-40 मिनट के हैं। आप इनको जरूर देखें। इनका डायरेक्ट बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। बाकी आप और अपने आप से पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।